हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे थे और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने देखा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में डिमांड, मांग, सप्लाई, आपूर्ति, कोस्ट, लागत और प्रोडक्शन, उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पिछली जो हमारी क्लास थी व्यष्टि अर्थशास्त्र की उसमें हमने मांग और पूर्ति के बारे में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के बारे में, लागत और उत्पादन के बारे में। तो लागत क्या होती है, उत्पादन किस प्रकार होता है, उत्पादन के क्या क्या कारक होते हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। लेकिन क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये हमारा इकोनॉमी स्पेशल बैच चल रहा है और इस इकोनॉमी स्पेशल बैच में आईएएस के सिलेबस को फोकस करते हुए हमने इकोनॉमी के सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया है और ये सभी टॉपिक्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल मीमांसा क्लासेस पर पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध होने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स जो स्टेट सिविल सर्विसेज में अलग से पूछे जाते हैं, राज्य की सिविल सेवाओं में अलग से पूछे जाते हैं, उनको भी साथ में जोड़ा गया है। तो समान रूप से उपयोगी ये रहने वाली है सभी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो राज्य की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये उपयोगी रहने वाली है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कॉस्ट के बारे में या लागत के बारे में। सरल सा अर्थ है, लागत का तात्पर्य है किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो धन खर्च होता है वही उस वस्तु की क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। यानी कच्चे माल से उस वस्तु के उत्पादन के अंतर्गत जो भी धन खर्च किया जाता है वो उस वस्तु की क्या कहलाता है, लागत कहलाता है। अब लागत के कुछ प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं किस किस प्रकार के प्रकारों में या किस किस टाइप में लागत को बांटा जा सकता है। पहला, बाहरी व अंतर्निहित लागत, एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट कोस्ट। दूसरी प्रकार की लागत है मॉनेटरी कॉस्ट एंड रियल कोस्ट, मौद्रिक लागत व वास्तविक लागत। तीसरा, विकल्प लागत। चौथा, निजी व सामाजिक लागत और अगला प्रकार है स्थिर व परिवर्तित लागत और उससे आगे औसत व सीमांत लागत। तो किसी भी वस्तु की जो लागत या कॉस्ट हो सकती है उसको निम्न प्रकार से देखा जा सकता है, इन प्रकारों के आधार पर देखा जा सकता है। आइए एक एक करके इनको समझते हैं कि ये लागत किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाहरी लागत व अंतर्निहित लागत के बारे में, एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट कोस्ट के बारे में। बात करें हम एक्सप्लिक्ट कोस्ट की या बाहरी लागत की, तो बाहरी लागत से तात्पर्य है किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन पर जो धन खर्च होता है, जो धन, जितना भी धन खर्च होता है किसी वस्तु के निर्माण में, किसी वस्तु के उत्पादन में, वो उसकी क्या कहलाता है, बाहरी लागत कहलाता है या एक्सप्लिक्ट कोस्ट कहलाता है। दूसरा है इम्प्लिक्ट कोस्ट या अंतर्निहित लागत। तो देखिए जब भी क्या किया जाता है किसी भी उत्पादक द्वारा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो इस उत्पादन में क्या लगता है, मैंने आपको बताया क्या लगता है, धन लगता है। और ये जो धन की व्यवस्था की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, उत्पादक द्वारा दो प्रकार से की जाती है, एक तो ऋण लेके और एक स्वयं का धन लगाकर। स्वयं का धन लगाकर माना इस जो पूरा कुल धन लगा है किसी वस्तु के उत्पादन में वो कितना लगा है, जेड। कितना धन लगा है, जेड। और इस जेड में से एक्स हिस्सा तो किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, ऋण के द्वारा, और वाई हिस्सा किसने लगाया है, स्वयं किसने लगाया है, मालिक ने लगाया है, स्वयं उत्पादक ने अपने पास से, अपनी पूंजी में से लगाया है। तो उत्पादन की कुल जो लागत होगी वो कितनी होगी, जेड किसके बराबर होगी, एक्स प्लस वाई के बराबर होगी। तो जेड तो हो गई क्या, बाहरी या एक्स तो इसमें क्या हो गया, जेड तो हो गई कुल लागत, इसमें से एक्स क्या हो गया, बाहरी लागत, जो कि स्वयं की पूंजी नहीं है उत्पादक की, बाहर से उसको जुटाया गया है। और वाई क्या हो गई, इम्प्लिक्ट कोस्ट, जो कि स्वयं का धन उत्पादन के प्रक्रम में किसने लगाया है, उत्पादक ने लगाया है। तो ये बात करी हमने बाहरी और अंतर्निहित लागत की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत की। पहले देखेंगे मॉनेटरी कॉस्ट या मौद्रिक लागत क्या होती है। तो कुल खर्चा, उत्पादन के पूरे प्रक्रम में जो कुल खर्चा होता है वो क्या कहलाती है, किसी भी वस्तु के उत्पादन की क्या कहलाती है, मौद्रिक लागत कहलाती है। दूसरा है वास्तविक लागत।
तो किसी भी वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है तो केवल धन से कार्य नहीं हो पाता, धन के साथ में कुछ और फैक्टर भी वस्तु के उत्पादन में जो उत्पादक है या स्वामी है वो लगाता है। क्या क्या कारक लग सकते हैं? स्वामी क्या लगा सकता है? अपना त्याग लगाता है, अपना समय लगाता है। तो ये त्याग, समय और अपनी स्किल्स को मालिक द्वारा लगाया जाता है, उत्पादक द्वारा लगाया जाता है, तब जाके वस्तु का क्या होता है? उत्पादन होता है। तब जाकर वस्तु का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो वास्तविक लागत क्या होती है? इस मौद्रिक लागत के अतिरिक्त उत्पादन हेतु स्वामी द्वारा अपने एफर्ट्स, प्रोड्यूसर या उत्पादक द्वारा अपने जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं, अपना जो समय दिया जाता है, अपना जो परिश्रम किया जाता है, अपना जो त्याग वो करता है, उन सभी को मिलाकर के क्या कहते हैं? वस्तु के क्या निकलती है? वास्तविक लागत निकलती है। अगला है विकल्प लागत। अब देखते हैं विकल्प लागत क्या होती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। माना कोई उत्पादक क्या करता है? 10,000 रुपए की क्या लगाता है? 10,000 रुपए की पूंजी लगाता है। किस में लगाता है? उत्पादन में लगाता है। ठीक है। और इसके द्वारा क्या करता है? एक्स वस्तुओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। एक्स वस्तुओं का उत्पादन करता है। और ये एक्स वस्तुएं जब बिक्री के लिए जाती हैं तो ये टोटल एक्स जो वस्तुएं हैं, माने ये 15,000 रुपए में क्या करती हैं? इनकी बिक्री होती है। तो पूंजी लगाई कितनी? 10,000 और लाभ कितना मिला? 15,000 की कुल बिकेंगी, जिसमें से 10,000 की इसकी पूंजी लगी हुई है, तो लाभ यहां कितना हो गया? 5,000 रुपए। ये इस उत्पादक का लाभ हो गया। लेकिन यदि मान लो ये 10,000 रुपए पूंजी ये रियल एस्टेट में लगाता, तो रियल एस्टेट में लगाता, तब माना इसको इस 10,000 रुपए की पूंजी पर कितना हो गया? 20,000 रुपए क्या मिल जाता? लाभ मिल जाता, या 10,000 रुपए लाभ मिल जाता, और इस पूंजी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती? 20,000 रुपए हो जाती। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यदि इस उत्पादन की जगह अन्य विकल्प में पैसा लगाया जाता तो वो पूंजी कितनी हो जाती? वही क्या कहलाता है? विकल्प लागत कहलाता है। तो देखा जाए तो यहां लागत कितनी आ रही है उत्पादन में? 10,000। लेकिन यदि विकल्प लागत की बात करें तो विकल्प लागत कितनी हो गई? 20,000, क्योंकि ये पूंजी 10,000, इसकी 20,000 हो जाती। तो ये कहलाता है विकल्प लागत की दूसरे विकल्प में निवेश करने पर जो लागत है वो कितनी निकल कर आती, वो क्या कहलाता है? विकल्प लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अगला है निजी व सामाजिक लागत। पहले देखते हैं निजी लागत। निजी लागत का तात्पर्य है किसी भी उत्पादक द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो धन खर्च किया जाता है उत्पादन हेतु, वो तो उस वस्तु के उत्पादन की निजी लागत कहलाती है। लेकिन जब किसी भी वस्तु का क्या होता है? उत्पादन होता है, तो उस वस्तु के उत्पादन से क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण भी फैलता है। साथ ही साथ जिस भूमि पर फैक्ट्री लगाई जाएगी वहां पर क्या होगी? उस भूमि की उर्वरता भी क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार से इन सभी कारकों के कारण समाज को क्या करना पड़ता है? खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो समाज को जितनी लागत का खामियाजा भुगतना पड़ता है वही उस वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया की क्या होती है? सामाजिक लागत होती है। यानी किसी वस्तु के उत्पादन के कारण समाज को नुकसान जो होता है उसको यदि लागत लगाई जाए तो वो वस्तु के उत्पादन की सामाजिक लागत कहलाती है। आगे है स्थिर व परिवर्तित लागत। आइए देखते हैं स्थिर व परिवर्तित लागत क्या होती है। पहले हम बात करेंगे स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट की। ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट का तात्पर्य है यदि उत्पादन की मात्रा बदलने से, ठीक है, जैसे मान लो कोई वस्तु ए है, इसकी 100 यूनिट जब उत्पादित की जाती है, 100 यूनिट उत्पादन किया जाए और 100 यूनिट के उत्पादन में जो खर्चा आए वो कितना आए? 1,000 रुपए। ठीक है। अब यदि इस वस्तु ए के उत्पादन की मात्रा बढ़ा दी जाए, 1,000 यूनिट कर दी जाए और खर्चा मान लो 1,000 यूनिट। अब यहां 1 यूनिट उत्पादन का जो खर्चा यदि हम देखें तो 1 यूनिट उत्पादन का खर्चा कितना आया? 10 रुपए, क्योंकि 100 यूनिट का 1,000 रुपए तो 1 यूनिट का 10 रुपए। अब 1,000 यूनिट पे मान लो खर्चा कितना आ रहा है? 9,000 रुपए आ रहा है। तो अब 1 यूनिट की उत्पादन की कीमत कितनी हो गई? 9 रुपए हो गई। तो इस प्रकार का परिवर्तन यदि हो जाए, यानी कि
उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर यदि प्रति इकाई जो लागत होती है वो घट जाए या बढ़ जाए तो उसे क्या कह देते हैं, परिवर्तित लागत कह देते हैं। और यदि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर ना तो लागत घटे ना बढ़े, तो उसे किस प्रकार की लागत कह दिया जाता है, स्थिर प्रकार की लागत कह देते हैं। तो ये था स्थिर लागत और परिवर्तित लागत। अब हम देखेंगे औसत लागत व सीमांत लागत। औसत लागत का तात्पर्य है, सबसे पहले बात करेंगे हम औसत लागत। तो औसत लागत का तात्पर्य है एक यूनिट उत्पादन में लगा खर्च। जैसे कोई वस्तु ए है, इसकी 100 यूनिट का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और 100 यूनिट के उत्पादन में खर्चा कितना लग रहा है, 1000 रुपए। तो 1 यूनिट के उत्पादन में खर्चा जो लगेगा वो कितना लगेगा, 10 रुपए। तो ये हो गई इसकी क्या, औसत लागत। क्या हो गई, औसत लागत। और दूसरी हम देख रहे हैं कौन सी, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें 100 यूनिट की जगह 101वीं यूनिट उत्पादन करने में जो खर्च लगेगा वो क्या कहलाता है, सीमांत लागत कहलाता है। यानी एक अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करने के लिए, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो खर्च आता है वो क्या कहलाता है, सीमांत लागत कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। तो ये बात हुई औसत लागत और सीमांत लागत की। अब हम देखेंगे औसत लागत और सीमांत लागत के वक्र। आइए देखते हैं। औसत लागत का वक्र ये, सीमांत लागत का वक्र ये, दोनों ही वक्र में आप देखेंगे कि समान प्रकार के आपको दिखाई देते हैं। और ये वक्र किस किस के बीच में होते हैं, वस्तु के उत्पादन और वस्तु की लागत के मध्य क्या खींचे जाते हैं, ग्राफ खींचे जाते हैं। अब पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, औसत लागत, और फिर लेके चल रहे हैं हम दूसरी सीमांत लागत। तो जब औसत लागत और उत्पादन के मध्य वक्र खींचा जाता है तो इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है, यू शेप का एक वक्र प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है जैसे जैसे क्या बढ़ता है, पहले मान लो उत्पादन यहां था तो कॉस्ट कितनी थी, औसत लागत कहां थी, इतनी थी। फिर उत्पादन क्या हो गया, उत्पादन को क्या किया गया, कम किया गया, तो लागत भी क्या हो गई ना, सॉरी, उत्पादन को बढ़ाया गया तो लागत क्या हो गई, कम हो गई। उत्पादन को और बढ़ाया गया तो लागत और कम हो गई, उत्पादन को और बढ़ाया गया, लागत और कम हो गई। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है उसके बाद उत्पादन को बढ़ाने पर लागत बढ़ जाती है। तो यू शेप का वक्र होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभ में उत्पादन को बढ़ाने पर, प्रारंभ में उत्पादन को बढ़ाने पर औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही घटती हैं, लेकिन एक बिंदु के पश्चात उत्पादन को बढ़ाने पर औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही बढ़ जाती हैं। ये हमें औसत और सीमांत लागत के वक्र से समझ में आता है। इसी कारण दोनों के दोनों किस प्रकार के वक्र होते हैं, यू प्रकार के। पहले क्या होती है, कम होती है कॉस्ट और उसके बाद में बढ़ जाती है। तो यू प्रकार का वक्र यहां देखने को मिलता है। तो वक्र का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ में उत्पादन बढ़ने के साथ में क्या होती है, लागत घटती है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद में क्या होता है, उत्पादन बढ़ने पर उसकी लागत भी क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। अब बात करेंगे हमने बात की लागत की, लागत के बाद हम करेंगे बात उत्पादन की। और उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के कारकों द्वारा होता है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन को क्या दिया जा सकता है, अंजाम दिया जा सकता है। तो ये कारक कौन कौन से हैं, पहला कारक है भूमि, पहला कारक है भूमि, दूसरा कारक है पूंजी, तीसरा कारक है श्रम, और चौथा कारक है संगठन या एंटरप्रेन्योरशिप या व्यावसायिकता। इन चारों के मिलान से ही किसी वस्तु या सेवा का क्या है, उत्पादन संभव है, अन्यथा नहीं। इन कारकों में से जो दो कारक हैं भूमि और श्रम, ये भौतिक रूप से दिखाई देने वाले कारक हैं, अतः इन्हें तो कहा जाता है वास्तविक कारक, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप और जो पूंजी है उनको अवास्तविक कारकों के नाम से जाना जाता है। यह बात हुई प्रोडक्शन फैक्टर्स की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के कारकों के बारे में। चार कारकों को हमने देखा, आइए एक एक करके इन कारकों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भूमि की। तो देखिए, किसी भी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करना है तो जरूरी है उसके लिए क्या है, एक परिसर हो, और वो परिसर किस पे होगा, भूमि पर होगा। तो ये भूमि एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन के रूप में
के लिए आवश्यक होती है। और यदि भूमि स्वयं की नहीं है तो उसके बदले क्या चुकाया जाता है? किराया। तो भूमि या रेंट या किराया, तो भूमि को भी और कई बार भूमि की जगह किराया को भी, जो भूमि के बदले किराया दिया जाता है उसको भी क्या कहा जाता है? उत्पादन का कारक कह दिया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो कारक है उत्पादन के लिए जो आवश्यक है वो है पूंजी। पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है तो किसी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। इसके लिए प्रत्येक उत्पादनकर्ता को पूंजी निवेश करनी होती है उत्पादन के प्रक्रम में। और चूंकि जो पूंजी होती है उसको कैसे जुटाया जाता है? ऋण के माध्यम से जुटाया जाता है और इस ऋण के बदले में ब्याज भी भुगतान किया जाता है। तो कई बार पूंजी की जगह ब्याज को भी क्या कर दिया जाता है? उत्पादन के कारक में गिना जाता है। तो पूंजी हेतु ब्याज चुकाया जाता है, इसी कारण ब्याज को भी उत्पादन का कारक पूंजी के स्थान पर कई बार कह दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेबर, श्रम। सभी को पता है आप लोगों को कि चाहे व्यक्ति के पास में भूमि हो, पूंजी हो, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, श्रम नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, तो किसी भी प्रकार के उत्पादन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और चूंकि श्रम के बदले क्या मजदूरी या वेजेज का भुगतान किया जाता है, इसलिए कई बार वेजेज या मजदूरी को भी उत्पादन के कारक के रूप में लिखा जाता है। तो ये तीसरा उत्पादन का कारक हुआ श्रम या लेबर। चौथा जो कारक था वो था एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब व्यवसायिकता। पूंजी भी है व्यक्ति के पास में है और साथ में भूमि भी है और उसके अलावा श्रम भी है, लेकिन जब तक व्यक्ति के दिमाग में क्या नहीं है? व्यवसायिकता नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, बिजनेस का आइडिया नहीं है, इन तीनों को मिला के व्यक्ति उत्पादन नहीं कर सकता है। तो ये उत्पादन के 4 कारक हो गए। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन के सिद्धांत के बारे में, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या कहती है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कहती है कि उत्पादन के कारकों का मूल्य उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करता है। सीधी सी बात है। उत्पादन के हमने कारक देखे थे, उत्पादन के हमने देखे थे कारक। कारक कौन कौन से थे? 4। भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम और चौथा व्यावसायिकता। ये चारों कारक मिलकर क्या करते हैं? किसी भी वस्तु के उत्पादन को क्या बनाते हैं? संभव बनाते हैं। और इन चारों का जो मूल्य है, भूमि किससे जुटाई जाती है? किराए पे जुटाई जाती है। पूंजी ब्याज पर, श्रम के बदले क्या दी जाती है? मजदूरी। तो निश्चित रूप से मजदूरी अधिक भुगतान करनी होगी, ब्याज अधिक चुकाया जाएगा और किराया अधिक होगा तो वस्तु की लागत भी बढ़ जाएगी, उत्पादन का जो मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा। तो यही क्या कहता है? उत्पादन का सिद्धांत कहता है। उत्पादन का सिद्धांत कहता है कि उत्पादन के कारकों का जो मूल्य है वो ही क्या करता है? उत्पाद के मूल्य को निर्धारित करता है। सीधा सा सिद्धांत है उत्पादन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है परिवर्तित उत्पादन कारक सिद्धांत, या इसे कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न, या फिर इसे कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत यह कहता है कि यदि उत्पादन के कारकों को बढ़ा दिया जाता है तो उत्पादन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उदाहरण से हम समझेंगे। अभी आप इसका वक्तव्य देखें, थ्योरी देखें। थ्योरी क्या कहती है कि यदि किसी वस्तु के उत्पादन के जो कारक हैं उनको बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन बढ़ जाएगा प्रारंभ में, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद में उत्पादन के कारक कितने भी बढ़ा लो उत्पादन नहीं बढ़ता है। और अंत में क्या होता है? उत्पादन के कारक यदि हम बढ़ाएंगे तो उत्पादन कम और होने लग जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। उत्पादन के कारक हमने देखे थे। उत्पादन के कारक कौन कौन से थे? भूमि, दूसरा कौन सा था? पूंजी, तीसरा कौन सा था? श्रम और चौथा था व्यावसायिकता। अब भूमि मान लो कोई व्यक्ति 1 बीघा भूमि में अपनी फैक्ट्री लगाता है, तो 1 बीघा भूमि में फैक्ट्री लगाई उसने। अब इस 1 बीघा भूमि की फैक्ट्री को एरिया बढ़ा के यदि वो 2 बीघा कर दे तो निश्चित रूप से क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा जगह मिलेगी काम करने के लिए, ज्यादा मात्रा में काम होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। इसी तरह दूसरा कारक है पूंजी। यदि पूंजी की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उत्पादन बढ़ेगा। श्रम, मजदूरों को बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार प्रारंभ में जैसे जैसे उत्पादन के कारकों की मात्रा बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा?
उत्पादन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक निश्चित स्तर आता है, उसके बाद में आप कितनी भी भूमि बढ़ा दो, कितनी भी पूंजी बढ़ा दो, कितने भी मजदूर बढ़ा दो, उत्पादन की जो मात्रा है वो नहीं बढ़ेगी। और एक निश्चित स्तर से अधिक मात्रा में यदि आपने मजदूर बढ़ा दिए, मान लो एक कारक है मजदूर या श्रम शक्ति आपने बढ़ा दी, तो श्रम शक्ति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि काम करना संभव नहीं हो जाएगा, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो निश्चित मात्रा से अधिक यदि उत्पादन के कारक बढ़ा दिए गए तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, उत्पादन नीचे आना, उत्पादन कम हो जाना। यही क्या कहता है, उत्पादन का परिवर्तित उत्पादन कारक सिद्धांत या लॉ ऑफ रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है। अब इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं। हम बात कर चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इससे पहले की क्लास में हमने डिमांड एंड सप्लाई की बात की थी। आज की क्लास में हमने लागत और उत्पादन के कारकों की बात की, और अब क्लास के अंतिम बिंदु में हम देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या यूं कहें अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। इनमें पहला तथ्य है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र का जो पितामह है, अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जो शब्द दिए गए थे वो रेंजर फ्रिस्क द्वारा दिए गए थे, और रिटर्न का जो नियम दिया गया था, लॉ ऑफ रिटर्न दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, मार्शल के द्वारा दिया गया था। तो कई बार परीक्षा में इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न का सिद्धांत किसने दिया, तो मार्शल ने। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिए, रेंजर फ्रिस्क ने। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। तो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में सारी की सारी जानकारी हमने 2 क्लासेज में प्राप्त की। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।